बारे में कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव की बात करें, कार्ल मार्क्स मेजर इसमें रोल प्ले करते हैं। तो वो बताते हैं कि हर सोसाइटी में एक डिवीजन होता है। डिवीजन किसके बीच में? हैव्स और हैव्स नॉट के बीच में। ठीक है, हैव्स कौन होते हैं? जिनके पास सब कुछ है, पैसा है और रिच है और सब कुछ कंट्रोल करते हैं वो। और हैव नॉट्स कौन है? जिनके पास कुछ भी नहीं है, जो कंट्रोल होते हैं। जिनको हैव्स यानी जिनके पास सब कुछ है वो एक्सप्लॉइट करते हैं। और ये बोलते हैं कि ये हर सोसाइटी में ये हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, मतलब अमीर और गरीब के बीच में, सिंपल भाषा में बात करें तो। और कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ही सोशल चेंज आता है। एंशिएंट से फ्यूडल हम सोसाइटी में जाते हैं और फ्यूडल से कैपिटलिस्ट में जाते हैं। ठीक है, और जो कोजर हैं जो इसी स्कूल से बिलोंग करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट स्कूल से ही या फ्रैंकफर्ट स्कूल से, जो कि कार्ल मार्क्स का स्कूल है, बेसिकली ज़्यादातर क्रिटिसिज्म देने के लिए पॉपुलर है। तो ये बोलते हैं जो कॉन्फ्लिक्ट है, लोगों के बीच में विवाद है या जो इश्यूज क्रिएट होती हैं, वो सोशलाइजेशन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है या सोसाइटी का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी सोसाइटी में कि सब लोग एकदम प्रेम भावना से रहें। ठीक है, तो प्रेम और नफरत दोनों इंसान के अंदर होती है, सोसाइटीज में लोगों के अंदर होती है, और ये कॉन्फ्लिक्ट के रूप में समय समय पे दिखती है। आपने देखा होगा कि बहुत ही हंसता खेलता परिवार में भी लड़ाई होती है, बहुत ऐसे लोग होंगे जो एकदम प्रेम भाव से रहते हैं, उनके बीच में भी इशू होता है। कहने का इनका मतलब ये है। और इनका कहना था कि जो कॉन्फ्लिक्ट है वो एक तरीके का ऐसा फोर्स क्रिएट करता है सोसाइटी में कि या तो सोसाइटी में कुछ मतलब अच्छाई हो जाता है या कुछ बुराई हो जाता है, कुछ कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, पॉजिटिव वे में भी चेंज ला सकता है और नेगेटिव वे में भी चेंज ला सकता है। और कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि ये क्लास, इसे क्लास कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं ना, बिकॉज एक जिसके पास सब कुछ और एक के पास कुछ भी नहीं है, उनके बीच में लड़ाई हो रही है, इसको क्लास कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। और ये बोलते हैं ये इस वजह से होता है क्योंकि कुछ लोग कुछ ज़्यादा ही अमीर है और कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, मटेरियल रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं। और डेहेंड्रॉफ, आई होप इनका मैं नाम सही ले रही हूँ, अगर नहीं ले रही हूँ तो कमेंट में आप मुझे बता दीजिएगा कैसे बोलते हैं। तो ये बोलते हैं कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी की वजह से होता है। आप एक चीज़ यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए, अथॉरिटी पावर, इस तरीके से। तो एक चीज़ आप नोटिस करिएगा, जिनके पास पावर है बहुत हद तक, मोस्ट ऑफ केसेस में उनके पास पैसा भी होता है, यानी पावर और पैसा बहुत सारे केसेस में उन्हीं लोगों के पास होता है। मतलब या तो जिसके पास पावर है उसके पास पैसा, और पैसा है उसके पास पावर। ठीक है, बहुत सारे केसेस में इस वजह से सोसाइटी में एक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी या अनडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल होता है, और जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट आता है। वही आपने कॉन्फ्लिक्ट जो थ्योरिस्ट है कार्ल मार्क्स का जो आइडिया है कि फिर ऐसा आएगा कि रेवोल्यूशन होगा, रेवोल्यूशन में लेबर्स जो है या वर्किंग क्लास जो है वो भाग लेगा और कैपिटलिस्ट को हटा देगा, फिर कम्युनिज्म आ जाएगा जिसमें सब लोग इक्वल होंगे। दैट इज यूटोपियन आइडिया। ठीक है, लेकिन हमें भी यूटोपियन आइडिया को आप कोट कर सकते हैं, बट बहुत ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट क्या कहते हैं? ठीक है, यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए था। ठीक है, ये गलती से आ गया है। तो जो स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट थ्योरिस्ट हैं वो उनका देखिए, जो स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म है या फंक्शनलिज्म सिंपली भी है, थोड़े बहुत चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे पर बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलते। ये लोग बिलीव करते हैं कि जो सोसाइटीज़ है वो डिफरेंट इंटर रिलेटेड पार्ट की तरह एक दूसरे से जुड़ी हुई है। मतलब सोसाइटी की अलग अलग चीज़ें एक साथ जुड़ी हुई है, जैसे कि शरीर में डिफरेंट ऑर्गन्स जुड़े होते हैं ना, साथ मिलकर शरीर को काम करवाते हैं, मतलब शरीर को चलने में मदद करते हैं। वैसे समाज में भी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, वो एक साथ जुड़े हैं और एक साथ समाज को मेंटेन करने में करने के लिए काम करते हैं। ठीक है, हर किसी को मतलब हर किसी को एक रोल दिया गया है समाज में, हर किसी से कोई एक्सपेक्टेशन रखते हैं, उनको राइट्स और ड्यूटीज दी गई हैं। अगर आप उसको नहीं करेंगे, और मतलब देखिए समाज में हर किसी को रोल है, आपका ये जॉब है, आपका ये जॉब है, रोल एज अ हमारा ये भी हो सकता है कि आप फादर हैं, मदर हैं, इस टाइप का भी। ठीक है, और कुछ ना कुछ आपसे एक्सपेक्टेशन है कि एज अ मदर आपको ये करना पड़ेगा, एज अ फादर आपको ये करना पड़ेगा, कुछ ड्यूटीज भी दी गई हैं। ठीक है, एज अ गुड सिटीजन, एज अ गुड नेबरहुड पीपल, अगर मतलब गुड नेबरहुड पीपल मतलब कुछ आस पड़ोस में। अब देखिए समाज में आप किसी भी हिस्से में जाते हैं, परिवार में,
रोड पे चल रहे हैं, बस में ट्रैवल कर रहे हैं, हॉस्पिटल में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो कुछ आपको रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अभी कोविड है, आपको मास्क पहन के जाना है, लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करना है, किस तरीके से बात करना है, किस तरीके से, सब कुछ असाइन है, हमें करना पड़ता है, ठीक है। इसी से सोसाइटी स्टेबल रहती है, ठीक है। तो अब डरखाइम बोलते हैं कि समाज में सोशल चेंज कब आता है, जब नेचर ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में चेंज आता है। मतलब जिस तरीके से सोसाइटी में डिवीजन ऑफ लेबर है उसमें बदलाव आएगा, तो अपने आप समाज में बदलाव आएगा। अब इसका कहने का तात्पर्य क्या है, देखिए अगर आप सिंपल सोसाइटी को देखें तो वहां पे काम कौन क्या करेगा इतना क्लियर लाइन नहीं था। हंटर और गैदरर्स को ले लेते हैं, जो सामान इकट्ठा करते थे और खाते पीते थे उस वाले टाइम को, तो उस टाइम पे सब लोग मिलके करते थे। सिंपल सोसाइटी में भी सब मिलके खेत बो रहे हैं, सब मिलके दूध निकाल रहे हैं, सब लोग एक टाइम की। लेकिन अगर हम मॉडर्न सोसाइटी की बात करें तो यहाँ पे सबका स्पेशलाइज्ड एक जॉब है, ठीक है, स्पेशलाइजेशन बढ़ गया है। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई टीचर है, कोई यूट्यूबर है, कोई कंटेंट क्रिएटर, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जब स्पेशलाइजेशन समाज में बढ़ता है, इनके कहने का यहाँ मतलब ये है, तो सोशल चेंज आता है, ठीक है। अब पार्सन्स की बात कर ले तो वो बोलते हैं कि जो सोसाइटी है वो 3 सिस्टम से जुड़ी होती है। 3 सिस्टम से मतलब अराउंड उसके होता है, पर्सनालिटी, ऑर्गेनिज्म एंड कल्चर, ठीक है। अब देखिए ये तीनों चीजों के बीच में अगर बैलेंस रहेगा, ठीक है, इनके बीच में बैलेंस रहेगा, सही से पर्सनालिटी, ऑर्गेनिज्म और कल्चर काम कर रहा है साथ मिलके, तो ठीक है। लेकिन जरा सा भी बाउंड्री ब्रेक हुई तो चेंज आएगा, ठीक है। तो और एक ऑकबॉर्न की थ्योरी है, वो हमें बताते हैं कि जो समाज के या कल्चर के जो चीजें होती हैं, कल्चर 2 पार्ट में डिवाइड होता है, मटेरियल और नॉन मटेरियल। मटेरियल में चीजें हो गई जैसे फोन हो गया, इंटरनेट हो गया, ये सब चीजें कोई। नॉन मटेरियल हो गई बिहेवियर, एटीट्यूड वगैरह। तो ये दोनों जो चीजें हैं, मटेरियल और नॉन मटेरियल, वो दोनों इक्वल रेट पे चेंज नहीं होती हैं, ठीक है। इसी की वजह से कल्चरल लैग आता है और जिसकी वजह से समाज में बदलाव आता है। अब इस पार्ट को, ये कल्चर को आपको समझना है, कल्चरल लैग क्या होता है, मटेरियल नॉन मटेरियल क्या होता है। तो आप मेरे 5 मिनट सोशियोलॉजी या यूपीएससी के प्लेलिस्ट में जाइए, जहाँ पे कल्चर में मैंने सब कुछ, छोटे छोटे टॉपिक जितने भी कल्चर से रिलेटेड है सब कुछ एक्सप्लेन किया है। और एज अ सोशियोलॉजी का स्टूडेंट आपको वो सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तो जाके आप देखिए उस वीडियो को और फिर इस वीडियो को देखिए, और या इस वीडियो को देख के उस वीडियो को देखिए, फिर दोबारा इस वीडियो को देखिए, ओके, ठीक है। अब हम सोशल साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पे आते हैं। तो यहाँ पे मैक्स वेबर बात करते हैं कि जो मॉडर्निटी है वो क्या कर रहा है, ट्रेडिशनल व्यूज यानी जो ट्रेडिशनल विचारधारा थी, पुरानी विचारधारा थी, उनको रैशनल वे ऑफ थिंकिंग से बदल रहा है। तात्पर्य क्या है, मतलब क्या है, जो पुरानी विचारधाराएं थी वहां पे हम सोसाइटी में प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी या इंडस्ट्रियल सोसाइटी भी एक डिवीजन होता है समाज को बांटने का। तो अगर हम प्री इंडस्ट्रीज यानी मॉडर्न जमाने से पहले की बात करें तो जो ट्रेडिशनल व्यू था यानी पुराने समय का व्यू था वो चेंज नहीं होता था, वो चेंज नहीं होना चाहते, बिकॉज जो चीज़ें बता दी गई राजा द्वारा या जो चीज़ें बता दी गई धर्म द्वारा उसे कोई क्वेश्चन नहीं करता था। पर मॉडर्न सोसाइटी में साइंस के आने की वजह से हर चीज़ को क्वेश्चन किया जाता है, हर चीज़ के आंसर को कैलकुलेट किया जाता है कि कितना सही है, कितना गलत है, इसके पीछे क्या है। आपने देखा होगा, सुना होगा कि बहुत फेक न्यूज़ फैल रहा है सोशल मीडियाज पे, व्हाट्सएप पे, यहाँ वहाँ फेसबुक पे, बहुत सारे सोशल मीडियाज पे फैल रहा है। ऐसे बहुत लोग होंगे जिस पर ट्रस्ट कर लेंगे, ठीक है। मैं उनको कोई पुराने विचारधारा के नहीं कह रही हूँ, आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि मॉडर्न जमाने में भी ये सब चीज़ें होती हैं। कुछ होंगे उसको क्वेश्चन करेंगे, रीजन करेंगे, वो सर्च करेंगे, डिफरेंट जगह से पढ़ेंगे और फिर उससे रियलाइज करेंगे। ऐसे बहुत सारे अब तो चैनल्स भी आ गए हैं जो कि इस तरीके के बोलते हैं कि ये फेक न्यूज़ है, बताते हैं, ठीक है। तो लोग उस पर रिसर्च करके जाने हैं कि ये फेक नहीं है, तो उसे हम रीजन कहते हैं। जब आप क्वेश्चन करते हो एकदम ब्लाइंडली, किसी भी चीज़ पे कुछ भी लिखा हुआ है किसी ने कह दिया तो मान नहीं लेते, आप क्वेश्चन करते हो, ठीक है। उसके बाद जो हेजगन है वो बताते हैं कि ट्रेडिशनल सोसाइटी में लोग जो अथॉरिटेटिव नेचर के होते थे उतने क्रिएटिव नहीं होते थे और मतलब न्यू आइडियाज के लिए ओपन नहीं होते थे। लेकिन अगर हम मॉडर्न सोसाइटी की बात करें तो जो यहाँ के लोग होते हैं, पर्सनालिटी जो होते हैं, वो बहुत ही इनके क्रिएटिव होते हैं, क्यूरियस होते हैं, ओपन होते हैं एक्सपीरियंस के लिए, नई चीज़ें सीखना, नई चीज़ों को क्वेश्चन करना, जानना, न्यू स्टडीज़ पढ़ना, ये वो, ठीक है। मतलब मॉडर्न इंसान ज़्यादा खुले विचारों वाला है।
उसके बाद दिस इज नथिंग बट अ डिसएबल्ड सोसाइटी. डेविड मैकलेन फोकस हिज स्टडी ऑन व्हाट ही कॉल नीड फॉर अचीवमेंट सिंबलाइज्ड बाय एन अचीवमेंट अकॉर्डिंग टू हिम द ग्रेटर डेवलपमेंट. ठीक है, इस थ्योरी में बेसिकली बात करने की कोशिश क्या की है डेविड मैकलेन कि अचीवमेंट के से बेस्ड होता है डेवलपमेंट. जितना ज़्यादा डेवलपमेंट होगा उतना लोग ज़्यादा अचीव करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, मैंने इसको पूरा लिखा नहीं है, आई डोंट नो क्यों. अब मॉडर्नाइजेशन कॉन्सेप्ट एंड फीचर्स. ठीक है, तो मॉडर्नाइजेशन क्या होता है? अकॉर्डिंग टू स्कॉलर्स, द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन सम अप द चेंज दैट कंबाइन टू कन्वर्ट एग्रीकल्चर और अंडर डेवलप्ड सोसाइटी विद अ वीक स्टेट इनटू इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटी विद रिलेटिवली efficient active government. The modernization process embraces the change that lead up to the industrialization and urbanization. आप इसको बोल सकते हैं बहुत ही ट्रिपिकल, बहुत ही कॉमन सा एक मॉडर्नाइजेशन की डेफिनेशन है. ठीक है, अब मॉडर्नाइजेशन इस डेफिनेशन के हिसाब से क्या है कि मॉडर्नाइजेशन वो ये, लेकिन इसको आप ये भी नहीं कह सकते कि खराब डेफिनेशन है, लेकिन हाँ मॉडर्नाइजेशन में जो जो चीजें होती हैं उसको कैप्चर करने की कोशिश की. अच्छा, एक तरीके से डेफिनेशन इतना भी खराब नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा ठीक है, पहले देखते हैं. तो बेसिकली कह रहा है ये मॉडर्नाइजेशन क्या है कि एग्रीकल्चर या अंडर डेवलप्ड जो सोसाइटीज है जहाँ पे कृषि ज़्यादा होता है और उतनी डेवलप नहीं है और जिनका स्टेट वीक है, मतलब स्टेट यानी गवर्नमेंट वहाँ का वीक है, उसको बदल के एक इंडस्ट्रियलाइज यानी जहाँ पे इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है, एक्टिव गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी है, मतलब जहाँ पे राइट्स हैं लोगों को, और जो बदलाव समाज में आ रहे हैं अर्बनाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन उसको अच्छा मानते हुए जो आगे बढ़ता है उसे हम मॉडर्नाइजेशन कह देते हैं, उस सोसाइटी को मॉडर्न कह देते हैं. ठीक है, अब विल्बर्ट मोरे ये क्या बोलते हैं? मॉडर्नाइजेशन इज टोटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रेडिशनल और प्री मॉडर्न सोसाइटी into the types of technology associated social organization. ठीक है, बेसिकली ये कह रहे हैं कि एक टोटल ट्रांसफॉर्मेशन होता है समाज में ट्रेडिशनल या प्री मॉडर्न सोसाइटी में, और टेक्नोलॉजी और इस तरीके के एडवांस सोशल ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, इकोनॉमिकली लोग थोड़े बेटर हो जाते हैं, और स्टेबल नेशन ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड. स्टेबल नेशन कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे गद्दियाँ लोगों से छीनी नहीं जा रही, बेसिकली डेमोक्रेसी है जहाँ पे लोग चूज कर रहे हैं नॉल वाला फॉर्मूला. और डेनियल लर्नर जो है वो मॉडर्नाइजेशन को क्या बताते हैं? द प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज इन विच डेवलपमेंट इज द इकोनॉमिक कॉम्पोनेंट. ठीक है, ऐसा समाज में बदलाव जहाँ डेवलपमेंट जो है वो इकोनॉमिक कॉम्पोनेंट से ज़्यादा संबंधित है, मतलब इकोनॉमी पे ज़्यादा फोकस. ठीक है, तो इनकी जो मेजर वर्क है द पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी, डेनियल लर्नर बताते हैं प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन इन several मिडिल ईस्ट कंट्रीज, कैरिड आउट अ सैम्पल सर्वे इन अदर अंडर डेवलप्ड सोसाइटीज एंड सप्लीमेंट ऑल विथ हिज ऑब्जर्वेशन ऑफ विलेज सोसाइटी. ये स्टडी करते हैं जहाँ पे ये मिडिल ईस्ट कंट्रीज को लेते हैं, डेवलप को, अंडर डेवलप्ड सोसाइटीज को देखते हैं और वहाँ पे ऑब्जर्वेशन करके अपनी स्टडी बताते हैं. ठीक है, तो अपनी थ्योरी में आगे बताते हैं कि जो मॉडर्नाइजेशन है वो ग्लोबल प्रोसेस है, सिमिलर तरीके से, मतलब एक ही तरीके से, लेकिन एक ही समय में नहीं, एक ही तरीके से. एक ही तरीका मतलब जो उसने किया वो हम कर रहे हैं, पर समय इधर उधर हो सकता है, कहीं पहले कहीं बाद में. पूरी दुनिया में हमें देखने को मिल रहा है कि हो रहा है. और इसमें डेवलपमेंट में और क्या क्या चीज़ें हो रही हैं कि मास मीडिया, जो ये मास मीडिया है, टेलीविजन, फोन, ये वो सब ये बहुत बढ़ रहा है. अर्बनाइजेशन, शहरीकरण बढ़ रहा है, लोग पढ़े लिखे ज़्यादा हो रहे हैं और नई इकोनॉमिक ऑर्डर बढ़ रहा है. अकॉर्डिंग टू लर्नर, मॉडर्निटी इज अ रिजल्ट ऑफ नॉट मेरली इंस्टीट्यूशनल चेंजेस इन सोसाइटी बट ऑल्सो ड्यू चेंजेस इन द पर्सनैलिटी ऑफ पीपल. यहाँ पे लर्नर एक और बात कहते हैं कि मॉडर्निटी रिजल्ट क्या है? इंस्टीट्यूशनल चेंजेस नहीं आ रहे हैं, परिवार, सोसाइटी, मीडिया, इन सब में केवल चेंजेस नहीं आ रहे हैं, इसके अलावा पर्सनालिटी, जो लोगों की पर्सनालिटी है उसमें भी चेंज आ रहा है. For the learner, one of the crucial aspect of modernization is development of mobile personality. इसका अब मोबाइल पर्सनालिटी क्या होता है? रैशनैलिटी एंड एम्पैथी. एम्पैथी क्या होती है कि भाई
वो जो दुख फील कर रहा है उसको मतलब खुद को उसकी जगह रख के उस सिचुएशन को समझना, दैट इज एम्पैथी। रैशनैलिटी, आप क्वेश्चन कर रहे हो, ओपन माइंड से सोच रहे हो, तो इस टाइप का मोबाइल पर्सनालिटी डेवलप हो रहा है, इनका कहना है। और मॉडर्नाइजेशन में अर्बनाइजेशन है, मीडिया का पार्टिसिपेशन है, बहुत लिटरेसी वगैरह है, ठीक है, यही सब बात कर रहे हैं। तो ये बेसिकली लर्नर का आइडिया है, डेनियल लर्नर का, जिनकी बुक थी द पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी। ओके, अब मॉडर्नाइजेशन हम यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन के कॉन्सेप्ट एंड फीचर्स समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, जो मॉडर्नाइजेशन है वो एम्फोसिस करता है कि हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन और स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन हो सोसाइटी में। स्पेशलाइजेशन मतलब सिंपल सोसाइटी में सब मिलजुल के एक ही टाइप का काम कर देते हैं। नाउ अब वर्क में स्पेशलाइजेशन है, ठीक है। और ये मोड ऑफ प्रोडक्शन पे बेस्ड होता है। आपको पता है कि मॉडर्न एरा कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन है। कैपिटलिस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा सोसाइटी को कंट्रोल करते हैं, उनके हाथ में ही सारा पावर है, फैक्ट्रीज एंड लाइक, ठीक है, जहाँ फैक्ट्रीज में हमको वर्क करना पड़ता है, लाइक दैट। देखिए, मतलब इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा सोशल ऑर्डर है वो दो चीज़ों पे लाइक बेस्ड है। एक कैपिटलिस्ट जो कि सारे प्रोडक्शन को ओन करते हैं, और एक वर्किंग क्लास जो अपना लेबर, उसके मतलब कैपिटलिस्ट क्या है, आपको काम देते हैं, जो जितना जहाँ भी प्रोडक्शन हो रहा है, जहाँ भी सामान बन रहा है, कुछ बन रहा है, वो सब कुछ उनका है। और वर्किंग क्लास जो अपना लेबर, अपना जो काम या मेहनत है उसको सेल कर रहा है, ठीक है। और बेसिकली एसेंशियली इसको वेज लेबर इकोनॉमी भी कह सकते हैं, यहाँ पे मार्केट इकोनॉमी भी कहा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम ब्यूरोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की बात करें, तो कि जो हमारा बेसिकली बना है रैशनैलिटी और रोल डिफरेंशिएशन पे। और कुछ और है क्या इसके बारे में? नहीं, कुछ खास नहीं है। उसके बाद ग्रोथ ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बात की जाती है, जिसमें अगर हम पॉलिटिकल राइट्स वगैरह की बात करें तो बेसिकली स्टेट हमारा जो है डेमोक्रेटिक प्रोसेस से चलता है। और उसके बाद जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है उसमें हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं कि कौन हमारा एमएलए एमपी बनेगा। एडल्ट फ्रेंचाइज है, बेसिकली सब वोट दे सकते हैं जो 18 से ऊपर है। और जैसे पॉलिटिकल जो डेमोक्रेसी होती है उसकी वजह से हमारी सोसाइटी में बहुत सारे इंटरेस्ट ग्रुप बन चुके हैं, या बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स एनजीओज वर्क करते हैं जो जब भी समय आए तो डिमांड करते हैं गवर्नमेंट से, इस टाइप के। और मॉडर्नाइजेशन इस पे भी इंडिविजुअलिज्म जो होता है उस पर भी बहुत फोकस करता है। इंडिविजुअल के राइट बहुत मैटर करते हैं, और वो हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ठीक है, हर किसी को इंडिविजुअली राइट मिला है। पहले क्या था कि आपके पास प्रॉपर्टी है तो आपको मिलेगा, आप या आप इतने मतलब कमाते हो तो मिलेगा, ये वो। लेकिन यहाँ पे इंडिविजुअली सबके पास इक्वल राइट है, ह्यूमन राइट्स है, ठीक है। और आइडिया ऑफ सोशल प्रोग्रेस को भी बहुत ज़्यादा डेमोक्रेसी में ये मॉडर्नाइजेशन वो करता है। और इसीलिए सोसाइटीज़ जो हैं वो हायर लेवल ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल इमेंसिपेशन प्राप्त कर चुकी हैं। मतलब एक तरीके का फ्रीडम है सोसाइटी में, अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो। उसके बाद अगर हम मॉडर्नाइजेशन में पर्सपेक्टिव देखने की कोशिश करें तो बहुत सारे पर्सपेक्टिव हैं, और कोई भी यूनिफाइड पर्सपेक्टिव नहीं है। तो मेजर यहाँ पे पर्सपेक्टिव, अगर हम पर्सपेक्टिव्स की बात करें तो चार हैं: द आइडियल, टिपिकल, वेबर से इंस्पायर, डिफ्यूजनिस्ट एंड साइकोलॉजिकल एंड मार्क्सिस्ट, ठीक है। तो जो आइडियल टिपिकल पर्सपेक्टिव है उसको हम दो पार्ट में बांटते हैं, मतलब दो बेसिकली उसके अंदर आती हैं स्टडीज। एक पैटर्न वेरिएबल पर्सपेक्टिव और एक हिस्टोरिकल स्टेज पर्सपेक्टिव। तो पैटर्न वेरिएबल जो था वो मैक्स वेबर का जो कॉन्सेप्ट था आइडियल टाइप। बेसिकली आइडियल टाइप एक तरीके से अगर आप सिंपल लैंग्वेज में समझे तो किसी भी चीज़ की समरी होती है, लेकिन सिस्टमैटिक मैनर में वो समरी होती है, उस चीज़ को डिफाइन प्रॉपरली करती है, ठीक है। आइडियल टाइप में मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगी जो मैक्स वेबर की थ्योरी है। उसको पार्सन्स जो आइडियल टाइप है उसको और डेवलप करते हैं, और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग टू दिस पर्सपेक्टिव, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट मस्ट बी आइडेंटिफाई, एंड देन द प्रोग्राम एंड स्कीम ऑफ डेवलपमेंट शुड बी मेड whereby underdeveloped countries discard the pattern of variable and underdevelopment of those development.
कहने का तात्पर्य ये है कि हम एक आइडियल टाइप तैयार करें कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब क्या क्या पॉइंट्स है और डेवलप की क्या है। देन हम उनके बीच में डिफरेंस देख के समझने की कोशिश करें कि अंडर डेवलप में हम क्या क्या स्कीम लेके आएंगे कि वो एक तरीके से डेवलप हो जाए। ठीक है। इंस्पायर्ड बाय वर्क ऑफ पार्सन्स, मेल्सर elucidate that the modernization process was made up of 4 सब प्रोसेस। तो स्मेल्सर जो है वो हमें 4 प्रोसेस बताने की कोशिश करते हैं कि 4 प्रोसेस से मॉडर्नाइजेशन बना है। तो मॉडर्नाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, कमर्शलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। ठीक है। तो मॉडर्नाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है? देखिए, सिंपल से हम एकदम जो सिंपल हम पहले टूल्स वगैरह यूज़ करते थे, आज हम साइंटिफिक सारे नॉलेज का इस्तेमाल करके बड़ी बड़ी मशीन्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं। आप भी वही वैसी एक मशीन फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, मैं भी वैसा ही कुछ यूज़ कर रही हूँ। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर पे अब हम लोग पहले खाने के लिए हम खेती करते थे, अब हम बेचने के लिए भी करते हैं। ठीक है। और किस टाइप का क्रॉप होगा, किस टाइप से वो होगा, उस पर रिसर्च होता है, उसके हिसाब से हम लोग मतलब खेती करते हैं, तो वो बेटर हम लोग अनाज या जो भी उगा रहे हैं उगा पाते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन आपको पता है कि कहाँ हम लोग एनिमल पावर को यूज़ करके चीज़ों को बनाया करते थे या हाथ का इस्तेमाल करके ह्यूमन, अब हम मशीन्स पे डिपेंडेंट हो। अर्बनाइजेशन, शहरों का जो गाँव से शहरों की तरफ लोग आ रहे हैं अर्बन सेंटर्स में। ठीक है। तो स्मेल्सर ने ये 4 तरीके बताए। तो ये प्रोसेसेस जो हैं कहीं कहीं साथ में ही हो जाती हैं, जो चारों प्रोसेस की उन्होंने बात की है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए इन्होंने कॉलोनियल सिचुएशन का दिया, जब अंग्रेज हमारे देश पे आए हुए थे, तो एग्रीकल्चर जो था वो कमर्शलाइज हो गया, बिकॉज अंग्रेज हमारे यहाँ पे मतलब फोर्स कर रहे थे किसानों को कि नहीं आपको ये बोना है वो। जैसे आप नील की खेती वाला जो इंडिगो का एग्रीकल्चर होता है, उसके बारे में कहीं ना कहीं एनसीईआरटी में या कहीं बुक में पढ़े होंगे कि किस तरीके से वो लोग फोर्स करते थे कि आप कमर्शलाइज टाइप की एग्रीकल्चर करें। फिर उन लोगों ने इंडस्ट्रीज भी सेट की, मतलब एक टाइम पे इंडस्ट्रीज क्या, रॉ मटेरियल वहाँ से लेके जाते थे यहाँ से और वहाँ पे करते थे। तो बेसिकली इनके कहने का मतलब ये है कि ये जो चीज़ें होती हैं, जो ये बदलाव होती हैं, वो साथ भी हो सकती हैं और डिफरेंट मतलब अलग अलग भी हो सकती हैं और डिफरेंट स्पीड में भी हो सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जब ये सब चीज़ें जब आपके समाज में बदलाव आ रहे होते हैं और एक लार्जर जो यूनिट होती है मॉडर्न टाइप की, वो न्यू रिलेशनशिप और किनशिप वगैरह डेवलप भी हो जाता है, जिसको प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। कहने का यहाँ पे तात्पर्य है, जब मॉडर्नाइजेशन होगा, जो हमने 4 एक्टिविटीज़ डिस्कस की, अगर वो होगा तो उसके साथ साथ एक नए प्रकार के रिलेशनशिप्स भी डेवलप होंगे, जो किनशिप पे बेस्ड नहीं होंगे। किनशिप यानी ब्लड एंड इससे रिलेटेड जो रिलेशनशिप होते हैं मैरिज वगैरह से, तो उससे अलग रिलेशनशिप, अब फ्रेंड्स, कलीग, बॉस, इस टाइप के जो रिलेशन होते हैं उसके बारे में बात की जा रही है। और वो भी मतलब यहाँ पे एक और नेगेटिव पॉइंट भी रख रहे हैं थर्डली स्मेल्सर, कि इस टाइप का जो डिफ्रेंशिएशन या इस टाइप का जो मॉडर्नाइजेशन आएगा, वो कहीं ना कहीं सोशल डिस्टर्बेंस भी क्रिएट करेगा। ठीक है। वायलेंस, रिलीजियस पॉलिटिकल मूवमेंट और इस टाइप की चीज़ें भी होंगी, क्योंकि जो प्रोसेस है डेवलपमेंट का या विकास का, वो हर जगह एक प्रकार का नहीं होगा। इसकी वजह से समाज में इश्यूज क्रिएट होंगे। ठीक है। और ये कहीं ना कहीं जो पुराना सिस्टम है और नया सिस्टम है उसके बीच में भी द्वंद्व होगा। तो इसी को डरखाइम जो बोलते हैं वो एनोमी बोलते हैं, नॉर्मलेस होना। ठीक है। अब एनोमी और नॉर्मलेस होना क्या होता है कि जब आप जो सोसाइटी के सिस्टम है उसको नहीं मान रहे हो, और या जो भी सोसाइटी जिस तरीके से चलनी चाहिए नहीं चल रही है, प्रॉपरली नहीं चल रही है, तो उसको आप कह सकते हो। ठीक है। स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग नॉर्म्स इन सोसाइटी एंड कल्चर ऑफ डिसकंट्री वेयर पीपल आर अनेबल टू रियलाइज देयर एस्पिरेशन एंड मे टर्न टू वायलेंस, क्राइम एंड अदर एंटी सोशल बिहेवियर और सेल्फ डिस्ट्रक्टिव एक्ट सच एज सुसाइड। मतलब ऐसा समाज हो जाएगा जहाँ पे द्वंद्व बहुत ज़्यादा है, लोग कल्चर से मतलब उतने सेटिस्फाइड नहीं है, और लोग अब एकदम समाज में अगर मान लीजिए कि इश्यूज ही इश्यूज है, लड़ाई झगड़ा द्वंद्व हो रहा है, तो क्या आप फोकस कर पाएंगे कहीं पे? क्या आप कहीं और अपना दिमाग लगा पाएंगे? तो इन अपना जो एस्पिरेशन है उसे भूल के आप क्या करेंगे? वायलेंस, क्राइम और इसी प्रकार के एंटी सोशल बिहेवियर या सेल्फ मतलब इस टाइप के एक्ट्स करेंगे, जो
अच्छे नहीं होंगे आपके लिए, ठीक है, या समाज के लिए। ऐसे ही वेबर बात करते हैं कि जो रिलीजियस लेवल जो था प्रोसेस, जो सेकुलराइजेशन हम बोलते हैं कि हम रिलीजियस से दूर जा रहे हैं, या मतलब इस टाइप से, ठीक है, तो कहीं ना कहीं समाज में एक उस वो डिसअटैचमेंट टाइप का जो सिनेरियो होता है, फ्रेगमेंटेशन, बंटवारा टाइप का या डिवीजन टाइप का, ठीक है, और इसी से क्या होता है कि समटाइम्स जो इंसान होता है उसका प्राइवेट वर्ल्ड होता है वो मीनिंगलेस फील होता है। कहीं ना कहीं आप रिलीजन को ये मानेंगे कि हम जब रिलीजन के आसपास होते हैं या किसी चीज़ में बिलीव करते हैं कि एक हमें अंदर से शांति मिलती है, ठीक है, एक अंदर से वो मिलता है कि ठीक है भगवान के घर में दे रहे हैं, अंधेर नहीं, इस टाइप की आइडियाज़ मिलते हैं, एक तरीके का होप रहता है लाइफ में। बट अगर ये सब ना हो तो क्या होगा? उसके बाद मॉडर्नाइजेशन का एक और रिएक्शन अगर हम देखें तो फंडामेंटलिस्ट मूवमेंट आने लगे हैं, जो मॉडर्न वैल्यूज़ को मतलब रिजेक्ट करते हैं और बोलते हैं कि हमें ट्रेडिशनल जीवन जीना चाहिए, या ट्रेडिशनली फंडामेंटलिस्ट जो है वर्ग उसमें जो स्ट्रॉन्ग रिलीजियस बिलीव भी रखते हैं या स्ट्रॉन्ग ओल्डर सिस्टम में बिलीव रखते हैं कि नहीं पुराना जमाना होना चाहिए वगैरह वगैरह, वो लोग आते हैं, ठीक है। अगर हम हिस्टोरिकल स्टेज पर्सपेक्टिव की बात करें तो ये रुस्तों और उनकी इकोनॉमिक मॉडल पे बेस्ड है, जो कि 1960s में डेवलप हुआ था। तो जो वॉल्ट रुस्टो हैं वो इकोनॉमिक हिस्टोरियन हैं, वो एक एडवाइज़र थे अमेरिकन गवर्नमेंट में, और उनका बुक जो था इंटाइटल्ड उसका टाइटल था कि द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, अ नॉन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। सो आप अभी हम हिस्टोरिकल स्टेज पर्सपेक्टिव दे रहे हैं, देख रहे हैं, जिसको रस्टो ने डेवलप किया था। प्रोसेस ऑफ चेंज आर सिंपलर एंड सेल्फ सस्टेनिंग। ये कह रहे हैं कि जो चेंज आता है, जो बदलाव आता है, वो सिंपलर होता है और सेल्फ सस्टेनिंग होता है, खुद को सस्टेन कर सकता है, रख सकता है, जिंदा रख सकता है, ऐसा समझ लीजिए। तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो होता है वो 5 स्टेजेस इन्होंने डेवलप किए हैं। तो बोलते हैं कि जो सोसाइटीज़ है उनको इन 5 स्टेजेस में आप डिवाइड कर सकते हैं, मतलब किसी ना किसी एक स्टेज पे वो सोसाइटी होगी। मतलब ये 5 कॉन्क्रीट हमें स्टेज देते हैं जिसमें हम पूरे देशों को, जितने देश हैं उनको हम डिवाइड कर सकते हैं, एक सोसाइटी को भी डिवाइड कर सकते हैं कि इन्हीं पांचों में से किसी लेवल पे एक पर्टिकुलर कंट्री हो सकती है। फर्स्ट ट्रेडिशनल स्टेज, ऐसी सोसाइटी का वो फीचर बताते हैं कि लिमिटेड सोसाइटी है, साइंस और टेक्नोलॉजी यहाँ पे ज़्यादा नहीं है। उसके बाद जो पॉलिटिकल पावर है वो नॉन सेंट्रलाइज है। नॉन सेंट्रलाइज मतलब छोटे छोटे गांव में अपने अपने पॉलिटिकल लेवल को डेवलप किया गया, जैसे स्मॉल रिपब्लिक टाइप का, ठीक है। और जो ज़्यादातर लोग हैं, क्योंकि साइंस टेक्नोलॉजी ऐसा कुछ है नहीं, वो सारे लोग, ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर में कृषि संबंधी काम कर रहे हैं, जिसकी प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं है, बिकॉज अगेन साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं है। और ऐसी सोसाइटीज़ में फैमिली, क्लैन और इन सब पे सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, जो संबंध होते हैं एक दूसरे से, उस पर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस फोकस रहता है, ठीक है। तो ये सेकेंड है। अब इसको पढ़ के या इसको सुन के आप समझ गए होंगे कि बेसिक सोसाइटी, एकदम सिंपल सोसाइटी की ये बात कर रहे हैं। ये कुछ सालों पहले यहाँ पे इस लेवल पे मोस्टली कंट्रीज़ थी, लेकिन मेरे हिसाब से मोस्ट ऑफ कंट्रीज़ इस लेवल से निकल चुकी हैं, बट बहुत सारी कंट्रीज़ अभी भी इस लेवल पे होंगी, कुछ ट्राइब्स इस लेवल पे होंगे, ठीक है। द सेकेंड स्टेज, तो बेसिकली ये प्री कंडीशन है टू टेक ऑफ, ठीक है, फॉर टेक ऑफ। कहने का तात्पर्य क्या है कि मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ से हमें दिखने लग रहा है कि थोड़ा मॉडर्नाइजेशन या चेंज या ट्रांजिशन या कुछ ना कुछ तो आ रहा है, बदलाव समाज में, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक ट्रांजिशन मतलब कुछ बदलाव हो रहा है, कुछ भी ट्रांजिशन का मतलब ए से बी की तरफ जाना, कुछ जीवन में कुछ चेंज आना, ठीक है। देखिए, कोई भी सिंपल सोसाइटी है, ट्रेडिशनल सोसाइटी है, वो सीधे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं कि आज हम खेती कर रहे हैं, आज हम मिल लगा देंगे और आज हम फैक्ट्री लगा देंगे और आज हम शहर बना देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। कोई भी चीज़ जो होती है वो स्लोली स्लोली स्टेप बाय स्टेप होती है। तो पहला अगर हम स्टेप की बात करें तो वो स्टेप ये हो सकता है कि न्यू आइडियाज़ आना, जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो रही है वो थोड़ी ज़्यादा होना, इकोनॉमी को थोड़ी डेवलपमेंट मिलना, मतलब इकोनॉमी थोड़ा बढ़ना, बेटर होना, अलग अलग टाइप की एजुकेशन आना। देखिए, शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो समाज में बदल के रख देती है। हम बात करते हैं कि मॉडर्नाइजेशन आया समाज में, कहीं ना कहीं हम बोलेंगे कि शुरू रेनेसा से हुआ। अब रेनेसा किस बारे में था?
एजुकेशन के बारे में, न्यू थिंकिंग के बारे में, क्वेश्चन करने के बारे में, ठीक है। एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंटरप्रेन्योरशिप, इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं, बैंक वगैरह वगैरह, जिसमें आप मनी रख सकते हैं, चेक ले सकते हैं, इस टाइप के। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही है ट्रांसपोर्ट में, कम्युनिकेशन में, रॉ मटेरियल में, ठीक है। एक तरीके से कमर्शियल एक्सपेंशन हो रहा है, जो वाणिज्य है उसका विस्तार हो रहा है। मतलब लोग अब बैंक जा रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, इकोनॉमी ग्रोथ हो रही है। एंड मतलब अगर हम ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर की बात करें तो वो काफ़ी हद तक सेम है, पर इकोनॉमिक लेवल पे या जो कमर्शियल लेवल है, वाणिज्य का जो लेवल है, जहाँ पे व्यापार वगैरह का, उसमें थोड़ा सा बदलाव आ रहा है। डुअल सोसाइटी एक तरीके से है। अब डुअल सोसाइटी का मतलब क्या कहने का तात्पर्य है? ट्रेडिशनल सोसाइटी में जहाँ रिलेशन बहुत ही पास की थी, क्लोज थी, उस पर ज़्यादा इम्फेसिस था, यहाँ भी वो चीज़ है, लेकिन सिंपल सोसाइटी की तरह यहाँ पे इकोनॉमी स्टैग्नेंट या रुकी हुई नहीं है। यहाँ पे इकोनॉमी एक डिफरेंट टाइप का रास्ता पकड़ रही है, जिसमें ट्रेड, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट पे ध्यान दिया जा रहा है, बैंक जैसी चीज़ें डेवलप हो रही है, ठीक है। बहुत सिंपल है समझना। सो थर्ड स्टेज में क्या हो रहा है? थर्ड स्टेज आ रहा है, उसमें जो ओल्ड ट्रेडिशनल ऑर्डर है वो कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है, जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज हमने देखी फर्स्ट फेज में। और ऐसी न्यू फोर्सेस, नए तरीके आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको ट्रिगर कर रहे हैं। उसके बाद जो एग्रीकल्चर है वो कमर्शलाइज हो जा रहा है। इसका तात्पर्य क्या है, इसका मतलब क्या है? तो अभी तक जो हम सिंपल सोसाइटीज में एग्रीकल्चर खाने के लिए या अपना जीवन यापन करने के लिए कर रहे थे, अब हम इसका वाणिज्य करने के लिए, व्यापार में प्रयोग करने के लिए भी कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद अर्बन सेंटर्स वगैरह बढ़ रही हैं। ऑफ कोर्स जब कमर्शलाइजेशन शुरू होता है तो यानी सब लोग एग्रीकल्चर तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जब कोई कृषि नहीं करेगा तभी उसको आवश्यकता होगी खाने पीने की चीज़ों की, तभी तो चीज़ें खरीदी जाएंगी ना, अर्थात शहर डेवलप हो रही हैं। उसके बाद न्यू पॉलिटिकल ग्रुप्स आ रही हैं, जो कि ये इकोनॉमिक ग्रुप जो नया वाला आ रहा है उसको कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रही हैं, और कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं, ठीक है। ब्रिटेन, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट की बात करें तो ये हमारे हिसाब से ये नया टेक्नोलॉजी और वगैरह वगैरह स्टार्ट होता है। और ब्रिटेन में करीब 1783 में, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट में करीब 1840 में, रशिया में 1890 में, और इंडिया, चाइना जैसे कंट्रीज में 1950 में। आप देख रहे हैं हर कंट्री, आई मीन ब्रिटेन से शुरू होके हर कंट्री में ये फेज आया है, यानी पास्ट वाले भी फेज आए होंगे, और पर वही है कि समय अलग अलग है। अगर फोर्थ स्टेज की बात करें तो यहाँ पे ये जो मेच्योरिटी पा रहा है, ठीक है। इकोनॉमी जो है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज की तरफ बढ़ रही है, और 10 से 20% जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसका जो इन्वेस्टमेंट है, एंड द इकोनॉमी टेक प्लेस इन द इंटरनेशनल ऑर्डर, मतलब इंटरनेशनल ऑर्डर के हिसाब से चल रही है। टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, हैवी इंडस्ट्रीज आ रही हैं, एंड जो प्रोडक्शन हो रहा है वो सोशल नेसेसिटी के लिए नहीं हो रहा है, प्रॉफिट के लिए हो रहा है, और कॉम्पिटिटिव कैपिटलिस्ट मार्केट के लिए हो रहा है, ठीक है। प्रोडक्शन जो भी चीज़ों का बन रहा है, पहले क्या हो रहा है, सिंपल सोसाइटी या हम सेकेंड लेवल पे आए तो वहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है कि भाई हमें इस चीज़ की आवश्यकता है तो बना ली, नहीं, अब प्रॉफिट के लिए फोर्थ स्टेज में हम कर रहे हैं, ठीक है, या कंपटीशन जो मार्केट में, कैपिटलिस्ट मार्केट में, उसके लिए कर रहे हैं। फिफ्थ स्टेज की बात बोले तो मास कंजप्शन शुरू हो गया है, और ये कहीं ना कहीं फाइनल स्टेज भी है। और एक जो इकोनॉमिक सेक्टर है उसका स्पेशलाइजेशन और ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स सर्विसेज आती हैं इस स्टेज पे स्पेशली अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक growth make sure that the basic needs are satisfied and more resources are allocated for social welfare and social security। अर्थात इस प्रकार का इकोनॉमिक विकास हो, ग्रोथ हो कि जो बेसिक नीड है वो फुलफिल हो, उसके बाद जो रिसोर्सेज, जो भी संसाधन है वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, अच्छाई के लिए, सोशल सिक्योरिटी के लिए इन्वेस्ट की जाए, लगाई जाए। उसके बाद वेलफेयर स्टेट आ जाता है। वेलफेयर स्टेट का ही एग्जांपल है जहाँ स्टेट अपनी जनता के लिए बहुत कुछ करता है, उनकी बेसिक नीड फुलफिल करना और भी जो नीड्स होती है। उसके बाद
Rostow thought of his theory as a dynamic one that deals not only with the economic factors but also with the social dimension and policies of government. इनकी जो ये फिफ्थ स्टेज वाली सिस्टम है वो कहीं ना कहीं कहते हैं कि ये इकोनॉमिक फैक्टर को फोकस करके नहीं, अदर सोशल डायमेंशन और गवर्नमेंट भी कैसी आ रही है इन सब पे फोकस करके रखते हैं. तो ये सोचते हैं कि मतलब ये बताते हैं कि इनका जो ये स्टेज है या जो हिस्टोरिकल स्टेज पर्सपेक्टिव है वो काफ़ी ज़्यादा डायनेमिक है, विविधता वाला है. डिफ्यूजनेस जो पर्सपेक्टिव है उसको हम न्यू वीडियो में करेंगे या नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. अंटिल देन थैंक यू. आप मेरे चैनल का पर्क्स भी ज्वाइन कर सकते हैं कि हम सस्टेन कर सके आगे, और आप मेंबरशिप ले सकते हैं. मेंबरशिप से आपको बैज मिलेगा, यूनिक बैज मिलता है, साथ में आपको स्टिकर्स भी मिलते हैं जिसको आप कमेंट सेक्शन में यूज़ कर सकते हैं. सो थैंक यू सो मच. प्लीज़ शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ. हैव अ नाइस डे.